देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना सन 2014 की है, जब मैं और मोहित अपने दोस्त आंचल की सगाई में आंचल के घर पर गए हुए थे। और फिर जब वहां से लौट कर आ रहे थे तो रंजना रोड पर हमारी कार खराब हो गई। फिर हम दोनों रीची गर्ल्स हॉस्पिटल में जा पहुंचे। फिर जो हमारे साथ हुआ उसे सुनकर आप सभी के भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी। दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और उस रात जब मैं और मोहित चंडीगढ़ से कार ड्राइव करते हुए घर की तरफ लौट कर आ रहे थे, दरअसल चंडीगढ़ में मेरी फ्रेंड आंचल की सगाई थी, जो हमारी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, जिस वजह से मैं और मोहित वहां पर गए हुए थे। आंचल की सगाई बीत जाने के बाद मैं और मोहित घर के लिए निकल पड़े। मैं कार को ड्राइव करते हुए घर की ओर ही बढ़ रहा था कि तभी मोहित ने कहा, यार आंचल के घर पर कितना अच्छा लग रहा था ना। मोहित के इतना कहने पर मैंने मोहित से कहा, हाँ मुझे मालूम है क्यों अच्छा लग रहा था तेरे को। क्या हुआ उस लड़की को, अपना नंबर दिया कि नहीं? मेरे इतना कहने पर मोहित ने सर हिलाते हुए ना में जवाब दिया। तो मैंने मोहित से कहा कि तो फिर इतना टाइम उस लड़की के साथ कर क्या रहे थे? मुझे लगा कि तुमने उस लड़की को नंबर दे दिया होगा। दोस्तों, वैसे तो वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, पर अब हमें वहां से निकले हुए दोपहर से शाम होने को थी। अभी हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी मुझे लगा कि कोई कार के सामने से गुजरा है। तो मैंने मोहित से पूछा, अरे तुम्हें भी कोई कार के सामने से कोई गुजरता हुआ नजर आया था क्या? मेरे इतना कहने पर मोहित ने ना में जवाब दिया। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम था। अभी मैं यही सब सोचते हुए कार को ड्राइव करते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे फिर से सामने से गुजरता हुआ कोई नजर आया। तो मैंने मोहित से फिर से कहा, तुमने देखा जो अभी सामने से गुजरा? मेरे इतना कहने पर मोहित ने कहा, नहीं यार मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया, मैं तो अभी सामने देख रहा था। मोहित की ये बात सुनकर अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। पर पता नहीं क्यों अब मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी और वहीं पर मोहित कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुनने लगा। मैं कार को ड्राइव करते हुए आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से कार झटका देते हुए बंद पड़ गई। कार को इस तरह बंद होता देखकर मोहित ने कहा, क्या हुआ जो कार बंद हो गई? मोहित के इतना कहने पर मैंने मोहित से कहा कि पता नहीं यार कार कैसे बंद हो गई। इतना बोलकर मैं कार को स्टार्ट करने लगा, पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो मैं कार से नीचे उतरकर मैं कार के बोनट को खोलकर चेक करने लगा। अभी कार के बोनट को खोलकर मैं चेक ही कर रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा हो। और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। और फिर जब मुझे कोई नज़र नहीं आया तो मैं फिर से कार को चेक करने लगा। अभी कार को मैं चेक ही कर रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे बगल से कोई गुजरा है। और जब मैंने उस ओर देखा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। सबसे हैरान की बात तो ये थी कि कार जिस जगह पर बंद पड़ी थी तो उस रोड के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और अब इस रोड पर वाहनों का भी आना जाना बंद हो गया था कि तभी मोहित कार से बाहर निकल कर आया। तो उसने बताया कि यहाँ पर मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। मोहित के इतना कहने पर जब मैंने अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो सच में मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं थे और अब हम दोनों किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकते थे। अब हम दोनों इस सुनसान रोड पर फंस गए थे और कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर तभी मेरी नज़र सामने साइकिल से आते हुए एक आदमी पर गई जो हमारी ही तरफ आ रहा था। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैंने उस आदमी को हाथ देकर रुकने का इशारा किया और जब वो आदमी हमारे पास आया तो हमने देखा कि उस आदमी ने वॉचमैन के कपड़े पहने हुए थे। उस आदमी को देखकर हम समझ गए कि ये कोई सोसाइटी या कंपनी में वॉचमैन है। अभी हम उस आदमी को ही देख रहे थे कि तभी उस आदमी ने कहा, अरे क्या हुआ साहब जो आप यहाँ पर रुके हो? उस आदमी के इतना कहने पर मैंने उस आदमी को सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर उस आदमी ने बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गर्ल्स हॉस्टल है और मैं उसी हॉस्टल में वॉचमैन का काम करता हूँ। अगर आप दोनों मेरे साथ चलेंगे तो मैं आप दोनों को रात भर ठहरने का इंतज़ाम उसी हॉस्टल में कर दूंगा, नहीं तो आप दोनों को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पैदल ही चलकर यहाँ से जाना होगा। अगर आप दोनों पैदल भी जा रहे हैं तो ज़रा संभल कर जाना, क्योंकि यहाँ पर रात में जंगली जानवर भी घूमते हैं।
दोस्तों उस आदमी की बात सुनकर मोहित ने उस आदमी के साथ जाने के लिए हाँ बोल दिया, पर पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। मोहित के हाँ बोलते ही वो आदमी उस गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाने लगा और हम उस आदमी के पीछे पीछे बढ़ने लगे। हम दोनों कार से 1 किलोमीटर दूर पैदल चलकर उस आदमी के साथ आ गए थे और अब हमारे पैर भी दर्द करने लगे थे। तो मैंने उस आदमी से कहा, अभी कितना दूर और चलना है? मेरे इतना कहने पर उस आदमी ने बताया कि बस थोड़ी ही दूर और है। उस आदमी की ये बात सुनकर मैंने उस आदमी से कहा, कब से तो आप यही बता रहे हो कि बस आने वाला है। अभी मैं उस आदमी से यही बोल रहा था कि तभी उस आदमी ने गर्ल्स हॉस्टल का बोर्ड दिखाया और जब हम उस बोर्ड के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उस बोर्ड पर लिखा हुआ था रिची गर्ल्स हॉस्टल। फिर हम उस बोर्ड से होते हुए उस हॉस्टल में जा पहुंचे। हॉस्टल पहुंचते उस आदमी ने हमें हॉस्टल के बाहर रुकने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि मैं मैडम जी से पूछ कर आता हूँ। अब ये बोलकर वो आदमी हॉस्टल के अंदर चला गया और हम वहीं पर खड़े होकर उस आदमी का इंतज़ार करने लगे। तभी मैंने एक नज़र इधर उधर घुमाई तो मैंने पाया कि इस हॉस्टल के पास पेड़ ही पेड़ थे और जब मैंने मोबाइल में समय देखा तो अभी रात के 12 बज रहे थे। अभी मैं मोबाइल में ही देख रहा था कि तभी वो आदमी आ गया और मुझे अंदर आने के लिए कहने लगा। उस आदमी के इतना कहते ही मैं और मोहित हॉस्टल के अंदर आ गए। दरअसल हॉस्टल के अंदर आते ही सामने मुझे एक औरत दिखाई पड़ी और उस औरत को देखकर मैंने उस आदमी से पूछा, ये औरत कौन है? तो उस आदमी ने बताया कि ये इस हॉस्टल की सबसे बड़ी टीचर है। और फिर जब हम उस औरत के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उस औरत की आंखें बहुत ही अजीब तरह की थी कि तभी उस औरत ने उस आदमी से कमरा नंबर 105 में जाने के लिए कहा। उस औरत के इतना कहते ही वो आदमी हमें उस रूम की तरफ लेकर चला गया। अभी हम दोनों उस आदमी के पीछे पीछे जा रहे थे कि तभी एक एक करके सभी दरवाजे अपने आप ही खुलने लगे और सभी दरवाजों के पास लड़कियां खड़ी होकर हमें देखे ही जा रही थी। उन लड़कियों को देखकर मोहित ने कहा, अरे भाई कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं यार। मोहित अभी यही सब बोल रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा कि इन सभी से बचकर रहना, जिस पर मोहित हंसते बोला, हाँ हाँ हमें यहाँ उनसे बचकर रहना चाहिए। मोहित के इतना बोलते वो आदमी हंसने लगा और हंसते हुए हमें उस कमरा नंबर 105 में छोड़ दिया और फिर वो वहाँ से लौट गया। दोस्तों ये सब देखकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। उस आदमी के जाते ही हम दोनों उस कमरे के अंदर आ गए और कमरे के अंदर आते ही मैं पैदल चलकर बहुत ही ज़्यादा थक गया था तो वहीं बिस्तर पर जाकर बैठ गया और साथ ही मोहित भी। तभी मैंने मोहित से कमरे का दरवाज़ा बंद करने को कहा। मेरे इतना कहने पर मोहित दरवाज़ा बंद करने के लिए गया तो वो उसी दरवाजे के पास रुक गया और जब मैंने उसे आवाज़ दी तो वो मेरी आवाज़ भी नहीं सुन रहा था। और जब मैंने उस दरवाजे के पास जाकर देखा तो सामने दरवाजे पर एक लड़की बैठी थी जो मोहित को ही घूर रही थी और मोहित उसे घूर रहा था। उन दोनों को इस तरह देखकर मैं बिना बोले ही बिस्तर पर आकर लेट गया और मैं सोने की कोशिश करने लगा, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर पता नहीं क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैं एक और करवट करके लेटा हुआ था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मोहित आकर मेरे पास लेट गया है और मैंने उससे कहा कि क्या यार वो लड़की सेट हो गई तेरे से? मेरे इतना कहने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने अपनी करवट बदल कर देखा तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था और जब मैंने दरवाजे की ओर देखा तो मोहित वहीं पर था। अब ये देखकर मैं हैरान हो गया कि अभी कौन मेरे पास लेटा था। अभी मैं इसी सोच विचार में था कि तभी मोहित मेरे पास आया और उसने कहा कि वो लड़की मुझे बुला रही है। मोहित के इतना कहने पर मैंने मोहित से कहा कि यहाँ पर कुछ तो है जो नज़र नहीं आ रहा है। मेरे इतना कहने पर मोहित ने कहा कि कुछ नहीं है यार, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। अभी मोहित ने यही सब बोला था कि तभी वो लड़की दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और मोहित को बुलाने लगी। उस लड़की की बात सुनकर मोहित ने कहा, यार आज ही तो मौका मिला है, फिर शायद मिले या ना मिले। इतना बोलकर मोहित उस लड़की के साथ उस लड़की के रूम में चला गया और मैं सोने की कोशिश करने लगा, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं इधर से उधर करवटें बदलता रहा पर मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई कि तभी मोहित की चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मोहित की आवाज़ सुनकर मैं घबरा गया और जब मैं बिस्तर से उठकर रूम से निकलकर उस रूम के अंदर देखा, उसे देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि मोहित नग्न अवस्था में था, पर मोहित का सर धड़ से अलग था और मोहित के शरीर पर
बहुत सारे कीले चुभी हुई थी और वो मोहित के शरीर के एक एक पार्ट को काट रही थी। पर अब उस लड़की की शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गई थी और उसी लड़की के पास और भी लड़कियां थी जिनका चेहरा उसी लड़की की तरह था। अब ये सब देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। डर से मेरे हाथ पैर कपकपा रहे थे, जिस वजह से मैं दबे पांव उस रूम के अंदर वापस चला गया। रूम के अंदर आते ही मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और ये मंजर देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। पर यह तो साफ जाहिर था कि यहाँ पर ये सब कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। वो वॉचमैन भी इंसान नहीं बल्कि एक भूत ही है। अगर मैं यहाँ पर कुछ देर और रुका तो शायद मेरा भी हश्र मोहित की तरह होगा। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस हॉस्टल से बाहर कैसे निकलूं। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर मैं सामने से गया तो अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मैं उसी वक्त मारा जाऊंगा। कि तभी मेरी नज़र उस कमरे की खिड़की पर गई। खिड़की को देखकर मैं उस खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। तभी मेरी नज़र पाइप पर गई जो नीचे की तरफ गई हुई थी और उस पाइप को देखकर मैंने उस पाइप से नीचे उतरना ही ठीक समझा। जैसे मैं खिड़की पर चढ़ा तो वैसे ही किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और उस आवाज़ को सुनकर मैं झटपट उस पाइप के सहारे नीचे उतरने लगा। मैं अभी पाइप के सहारे नीचे उतर रहा था कि तभी मेरा पैर पाइप से फिसल गया और मैं नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने से मेरे हाथ पैर में चोट आ गई थी और गिरने की आवाज़ सुनकर वो वॉचमैन मेरी तरफ आने लगा। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं उस बिल्डिंग के दूसरी छोर पर छिप गया और मैं छिपकर उस वॉचमैन की ओर देखने लगा। अभी मैं उस वॉचमैन की ओर ही देख रहा था कि तभी देखते ही वहाँ पर हॉस्टल की सभी लड़कियां आने लगी। पर उन सभी का चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था और कुछ आपस में बातें करते हुए उस रूम की तरफ देखने लगी जिस रूम से मैं अभी अभी कूदा था। कि तभी एक लड़की हवा में उड़ते हुए उस खिड़की से रूम के अंदर गई। रूम के अंदर मुझे ना देखकर वो लड़की उस रूम से निकलकर मेरे बारे में सबको बताने लगी। उस लड़की के बताते ही सभी लोग मेरी तलाश करने लगे। कि तभी वो लड़की मेरी तरफ आने लगी और उस लड़की को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं वहां से हटकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी वो लड़की उस जगह तक आकर वापस लौट गई जिस जगह पर मैं छिपा हुआ था और मैं उसी पेड़ के पास बैठ गया क्योंकि नीचे गिरने की वजह से मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा था जिस वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा था। और वहीं पे वो लोग मेरी तलाश करने लगे थे और मैं उसी पेड़ के पास डरा से मैं बैठा रहा और यहाँ पे भी ज़्यादा देर रुका तो अपनी मौत को बुलावा देना था जिस वजह से मैं उस सभी से बचते हुए रोड की तरफ धीरे धीरे चलने लगा। अभी मैं उस रोड की तरफ जा ही रहा था कि तभी मुझे सामने वही औरत दिखाई पड़ी जिस औरत की आंखें सफ़ेद थी। उस औरत को देखकर मैं वहीं पर छिप गया और उस औरत के जाने का वेट करने लगा कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर हाथ देखकर मैं तो बुरी तरह से डर गया। डरते हुए जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो ये तो वही लड़की थी जो मोहित के शरीर के अंग को काट रही थी। उसे सामने देखकर मानो एक पल के लिए मेरा शरीर ही सुन्न पड़ गया था और डर से मेरे हाथ पैर कांपने लगे। और उस लड़की को देखकर मुझे अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। मैं जैसे ही वहाँ से भागने वाला था कि तभी उस लड़की ने मेरा गला पकड़ लिया और मेरा गला दबाने लगी और साथ ही सभी को अपने पास बुलाने लगी। फिर मैं उस लड़की से अपना गला जैसे तैसे करके छुड़ाकर वहाँ से भागते रोड की तरफ जाने लगा और वो लड़की भी मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं भागते रोड पर जा पहुंचा और जैसे मैं रोड पर पहुंचा तो वैसे ही सामने से आती हुई कार ने मुझे टक्कर मार दी। कार के टक्कर लगने की वजह से मैं कुछ दूरी पर जाकर गिरा और गिरते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे सामने डॉक्टर खड़े थे। मेरे होश में आते डॉक्टर ने मेरी मम्मी को आवाज़ दी और डॉक्टर की आवाज़ सुनकर जब मम्मी मेरे पास आई तो मुझे देखकर वो रोने लगी। मम्मी को रोता हुआ देखकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। और तभी मम्मी ने कहा कि ये सब कैसे हुआ। मम्मी के इतना कहने पर मैंने मम्मी को सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर मम्मी के होश उड़ गए। तभी मैंने मम्मी से पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया। मेरे इतना कहने पर मम्मी ने बताया कि कोई बाबा थे जो कहीं से लौट कर आ रहे थे कि तभी उनकी कार से तुम्हारी टक्कर हो गई जिस वजह से वो तुम्हें वहाँ से उठाकर उस हॉस्पिटल में लाकर भर्ती कर दिया। तभी उन बाबा ने मुझे कॉल किया और मैं यहाँ पर आ गई। और जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तो बाबा यहाँ से जा चुके थे। दोस्तों, मम्मी की बात सुनकर मैं चौकन्ना हो गया कि आखिर वो बाबा कौन थे।
अगर वो बाबा नहीं होते तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों ये तो थी मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। और फिर तभी से मैंने कभी भी आंचल के घर पर जाने का नाम नहीं लिया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।